एस से स्टेट, पी से पेमेंट, ओ से ऑथ, आर से राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, एस से एससी एसटी, टी से एससी एसटी, एस से शेड्यूल ट्राइब स्टेट, 7 में सूची, 8 में भाषा, 9 में एक्ट, 10 में दल बदल, 11 में गांव वाले, 12 में शहर वाले। तो आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूचियों के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और आपको यह पता होना चाहिए कि इन अनुसूचियों से एग्जामिनेशन में प्रश्न बहुत ज्यादा पूछता है। तो आइए टू दी पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं संविधान की अनुसूचियों को। तो आज हम लोग सबसे पहले बात करेंगे संविधान की 12 अनुसूचियों में। पहले पढ़ने वाले हैं 6 अनुसूचियों के बारे में, जिसका ट्रिक होता है स्पॉट्स, SPORTS, स्पॉट्स। तो इसमें जैसे कि आपने पढ़ा था, आपने सुना होगा कि ए फॉर एप्पल वाला वीडियो आप देखे होंगे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल। तो उसी प्रकार से यहां पे हम लोग बात करेंगे कि एस से क्या होगा। तो अनुसूची 1 में एस से स्टेट होगा। अनुसूची 1 में एस से स्टेट है। इसका मैं सारा डिटेल आगे के स्लैब में मैंने रखा है, मैं आपको जरूर समझाऊंगा। पहले इसमें आइए अनुसूची 6 अनुसूचियों का जिक्र कर ले। तो एस से स्टेट होगा, यानी कि भारत राज्यों का संघ है। पी से क्या होगा, पेमेंट होगा। पी से पेमेंट या हम लोग बात करेंगे, या फिर पी से पेंशन भी समझ सकते हैं आप। तो एस से क्या बताए, स्टेट बताए। पी से पेमेंट या पेंशन। ओ से ऑथ, ऑथ मतलब शपथ। इस पर किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे ये हम लोग अभी देखने वाले हैं। यानी कि ओ से क्या हुआ, ऑथ। प्रश्न क्या होगा कि भारतीय संविधान में शपथ किस अनुसूची में है, तो हम लोग यहां पर बात करेंगे। आगे बात होगा कि किसे अनुसूची 3 के तहत शपथ दिया जाता है और किसे नहीं दिया जाता है, यह भी प्रश्न एग्जामिनेशन में है, तो जिस पे चर्चा की जाएगी। आर से क्या है, आर से राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। यानी अनुसूची 4 में क्या है, आर से राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। एग्जामिनेशन में पूछेगा कि बिहार राज्य में राज्यसभा का 16 सीट किस अनुसूची के तहत है, तो अनुसूची 4 के तहत राज्यसभा के सीटों का बंटवारा किया गया। टी से क्या है, टी से क्या है, एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में किस अनुसूची में कहा गया है, अनुसूची 5 में कहा गया है। आगे कहता है ये एस से का मतलब क्या है, इस एस का मतलब है शेड्यूल ट्राइब स्टेट, यानी कि जनजातीय आधार पर किन किन राज्यों को दर्जा दिया गया है। तो हम लोगों ने यहां पर अनुसूची 6 तक की अनुसूचियों को पढ़ा, जिसमें हम लोग बात करेंगे अनुसूची 1 में क्या है। यहां पे ये अनुसूची 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6, और फट से ये 6 अनुसूचियां समाप्त हो गया। जैसा कि मैंने कहा एस से स्टेट यानी कि संघ एवं राज्य क्षेत्र, ऐसा। अब इसमें क्या है ये हम लोग बात करेंगे, डिटेल भी चर्चा है आज के स्लाइड में होने वाली है। तो अनुसूची 2 में क्या है, पेमेंट, यानी कि हम लोग यहां पर वेतन का चर्चा करेंगे, वेतन का चर्चा करेंगे। अनुसूची 3 में क्या है, तो यहां पर ऑथ है। ऑथ, ऑथ का मतलब शपथ होता है, शपथ की चर्चा होगी, किसका है, नहीं है, क्या है, इस पे चर्चा करेंगे। आर से क्या होगा, राज्य सभा के सीटों का बंटवारा। और हम लोग आज बात करने वाले हैं कि किस राज्य में कितने राज्यसभा के सीट है, कुछ राज्यों की चर्चा होगी। यह काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, इस पर ध्यान देना होगा कि इस एस का, इस टी का मतलब क्या है, एससी एसटी, और यहां पर जो ये एस है इसका मतलब क्या है, शेड्यूल ट्राइब स्टेट, यानी कि जनजातीय आधार पर कुछ राज्यों को छूट। यानी कि अगर आपको स्पॉट याद है तो आप फट से बोल सकते हैं, अनुसूची 1 में स्टेट, 2 में पेमेंट, 3 में ऑथ, 4 में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, 5 में एससी एसटी और 6 में शेड्यूल ट्राइब स्टेट। ये तो आपके पकड़ की बात है कि आपको टॉपिक पे कितना कमांड है। आइए आगे हम लोग अनुसूची बात करते हैं 7 के बारे में। अनुसूची 7 में क्या है, तो आगे हम लोग यहां पर देखेंगे अनुसूची 7 में है सूची,
अनुसूची 7 में यानी 7वीं अनुसूची में सूची है। 7 में सूची, 8 में भाषा, 7 में सूची, 8 में भाषा, 9 में एक्ट। इस एक्ट का मतलब अधिग्रहण है जो आगे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो फिर आप लोग बताइए, 7 में सूची, 8 में भाषा। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखते हो तो अब आपको अनुसूची से कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। एग्जामिनेशन में पूछे वाले प्रश्न को आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो बोल रहे थे 7 में सूची, 8 में भाषा, 9 में एक्ट, 10 में दल बदल। 10 में क्या है? दल बदल। 11 में गांव वाले यानी ग्राम पंचायत, बोलना है 11 में गांव वाले ग्राम पंचायत। 12 में शहर वाले नगर पालिका, यानी 11 में गांव वाले, 12 में शहर वाले, यानी गांव वाला मतलब ग्राम पंचायत, 12 में शहर वाले। तो यहां पर टोटल 12 अनुसूचियों का चर्चा हुआ। अब हम लोग इसको डिटेल करेंगे। तो एस से स्टेट, पी से पेमेंट, ओ से ऑथ, आर से राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, एस से एससी एसटी, टी से एससी एसटी, एस से शेड्यूल ट्राइब स्टेट, 7 में सूची, 8 में भाषा, 9 में एक्ट, 10 में दल बदल, 11 में गांव वाले, 12 में शहर वाले। तो हम लोग बात करेंगे ये जो अनुसूचियां हैं मूल संविधान में कितनी थी। तो मूल संविधान में 1 से लेकर, मूल संविधान में अगर आप बात करोगे बाबू तो 1 से लेकर 8 अनुसूचियां थी। यानी कि मूल संविधान में अनुसूचियों का जिक्र करते हैं तो 1 से लेकर 8 अनुसूचियां थी और जोड़ा गया, यानी कि 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 11वीं को और 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो अब हम लोग यहां पर बात करेंगे, इस पर भी चर्चा होगा कि इसे कब जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, केवल संविधान संशोधन में जोड़ा गया और किन विषयों के साथ जोड़ा गया, इस पर भी चर्चा होगा। तो आइए हम लोग आगे के स्लाइड में देखते हैं। तो अब यहां पर हम लोग चर्चा करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुसूची 1 में क्या है? स्टेट है। तो अनुसूची 1 कहता है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, सीमा एवं संख्या। यानी अनुसूची 1 में हमारे देश का जो नाम है, जो हमारे देश के राज्यों की बाउंड्री है और उसकी संख्या, अर्थात हमारे यहां देखने के संख्या देखने का अगर आपको मौका मिलता है तो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं संख्या को लेकर कि हमारे यहां संख्या कितना है। तो हमारे यहां 28 राज्य हैं, जैसा कि यहां लिखा है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यानी कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। कहता है कि अनुच्छेद 4 में अगर कुछ बदलाव होगा तो अनुसूची 1 में भी संशोधन करना पड़ेगा। इसे अच्छे से समझने के लिए भाग 1 हम लोग जब पढ़ेंगे तो चर्चा करेंगे, परंतु मैं बता दूं कि अनुच्छेद 2 या 3 में परिवर्तन होने से 4 परिवर्तित होता है और 4 परिवर्तित होगा तो अनुसूची 1 में भी संशोधन करना पड़ेगा। अर्थात पहले 29 राज्य थे और आज वर्तमान में 28 राज्य हैं। तो अनुसूची 1 में परिवर्तन हुआ, कैसे? क्योंकि अनुच्छेद 4 में परिवर्तन हुआ। भाग 1 में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अनुसूची 2 में पेमेंट था, पेमेंट। तो अब हम लोग बात करेंगे कि भाई पेमेंट किसका, वेतन किसका? तो संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों का वेतन एवं भत्ते के संबंध में। तो अब ये संवैधानिक पदाधिकारी कौन है, इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो याद करने के लिए हम लोग इसे 2 भागों में बांट दिए कि केंद्र के कुछ पदाधिकारी और कुछ पदाधिकारी जो राज्य के हो। तो केंद्र में पदाधिकारी कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। यानी कि यहां पर क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगर आप ऐसा जानते हो कि राष्ट्रपति के पैरेलल राज्य में कौन होगा? राज्यपाल। याद नहीं करना है। अगर आपने भाग 5 का ड्यूरेशन देखा है, पढ़ा है आप चीज को, तो राष्ट्रपति के पैरेलल कौन है? राज्यपाल। लोकसभा के अध्यक्ष यहां विधानसभा का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष की जगह यहां उपाध्यक्ष हो गया। राज्यसभा के पैरेलल राज्य में कौन होता है? विधान परिषद के सभापति हो गए, उपसभापति हो गए। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि वेतन यहां पर मिल रहा है, यहां पर वेतन भत्ता मिल रहा है तो किसको मिल रहा है और किसे नहीं मिल रहा है। यानी कि हम लोग यहां पर वेतन की चर्चा करते हैं। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं तो हम लोग यहां पर पाएंगे कि अनुसूची 3,
अनुसूची 3 में मैंने ऑथ बतलाया है। ऑथ का मतलब शपथ। मैंने आपसे कहा कि अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो अंत तक आपका इस टॉपिक से कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं अनुसूची 3 के बारे में, यानी तीसरी अनुसूची में क्या है। तीसरी अनुसूची की चर्चा हम लोग करते हैं और हम लोग पाते हैं कि तीसरी अनुसूची में यहां पर कहता है शपथ की चर्चा की गई है, यानी कि अनुसूची 3 में क्या है, शपथ है। तो यहां पर बात आएगा कि अनुसूची 3 में किसके शपथ के बारे में बात कहा गया, तो संघ एवं राज्य के मंत्री। एग्जामिनेशन में अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि पूछता है कि अनुसूची 3 के तहत किसके शपथ को शामिल नहीं किया गया। अनुसूची 3 में किसके शपथ को शामिल नहीं किया गया, तो यहां पर 3 व्यक्ति हैं, 3 पद है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल के पद को यहां शामिल नहीं किया गया। तो बात अब यह आता है कि इनके पद को कहां पर रखा गया, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 60 में वर्णित है। सवाल यही पूछ रहा है कि अनुसूची 3 के तहत किसके शपथ की चर्चा नहीं की गई है, तो भैया राष्ट्रपति का कहां किया गया है, 60 में किया गया है। अगर बात करें उपराष्ट्रपति का तो अनुच्छेद 69 में किया गया है, और अगर बात करें राज्यपाल का तो अनुच्छेद 159 में इनके पद की चर्चा की गई है। यानी कि अगर हम लोग यहां पर बात करें कि शपथ के बारे में बात कहता है कि अनुसूची 3 के तहत किसे किसे शपथ दिया जाता है, तो हम लोग बात करेंगे संघ एवं राज्य के मंत्री, यानी कि संघ एवं राज्य के मंत्री कहने का मतलब कि मंत्रिमंडल के जो सदस्य हो गए या हमारे प्रधानमंत्री हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, उनके शपथ की व्यवस्था है। संसद एवं विधानमंडल के सभी उम्मीदवार एवं सदस्य, यानी कि संसद और विधानमंडल दोनों के उम्मीदवार और सदस्य की बात यहां पर कही गई। आगे कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में बात कहता है, और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन तमाम ऐसे पद जिनके शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में की गई है। आइए तो हम लोग बात करते हैं अनुसूची 4। अनुसूची 4 में क्या मैंने बताया था कि राज्यसभा के सीटों का बंटवारा, यानी कि किसी भी राज्य को जो राज्यसभा की सीटें मिलती है वो इसी अनुसूची के तहत मिलती है। जैसा कि मैं आपको एक बात बोल रहा हूं कि आप एक मोबाइल नंबर याद करें कैटरीना कैफ का, और वो मोबाइल नंबर क्या है, 31 19 18 16 16। मैं एक बार और बोलूंगा, 31 19 18 16 16। अब आपको बताना है कि मैंने क्या बोला। अगर आप बोल पाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन है। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सबसे अधिकतम सीटें कहां पर है राज्यसभा की, तो उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, बिहार और पश्चिम बंगाल। और अगर एग्जामिनेशन में पूछता है कि यहां पर कितनी सीटें हैं, तो अब हम लोग बोलेंगे उत्तर प्रदेश में कितना, 31 सीट, 31। महाराष्ट्र में 19, 31 19 18 16 16। झारखंड एसआई में यह सवाल पूछा हुआ था कि तमिलनाडु में राज्यसभा के सीटों की संख्या कितनी है, या कभी कभी मिलान करने में भी पूछता है। तो आपको घबराना नहीं है, आज इस टॉपिक से छुटकारा आपको मिलने वाला है। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और हम लोग बात करते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर आपको राज्यों के बारे में बतलाया, उसी प्रकार से आप यहां पर याद रख सकते हैं कि पूर्वोत्तर जो राज्य हमारे हैं, यानी कि पूर्वोत्तर राज्य के लिए हम लोग यहां पर ऐसा फिगर देख सकते हैं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कि यहां पर जो 7 सिस्टर है, यहां पर जो 7 सिस्टर है उनमें अगर हम लोग यहां पर बात करें, अगर 7 सिस्टर में हम लोग इस जगह पर, यहां पर मैं बनाता हूं 7 सिस्टर के बारे में, यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो असम को छोड़ दीजिए, असम को छोड़ने के बाद जितने भी राज्य वहां पर पड़ेंगे उनमें एक एक सीट है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन तमाम राज्यों में एक सीट है, और एक गोवा और एक सिक्किम। क्लास में मैंने बताया है कि ये किसके लिए प्रतीक है, गोवा का, और ये सिक्किम का। यानी कि इन यहां पर आप देखोगे तो यहां पर जो राज्य आपके आते हैं उनमें एक सीट है, यानी कि 7 सिस्टर में एक हटाए तो 6 हुआ, और इधर 2, 6 2 8, यानी कि ये 8 राज्य है जहां पर हमने बताया राज्यों में कि एक सीट है। आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे 5वीं अनुसूची के बारे में। किसके बारे में, 5वीं अनुसूची। अनुसूची 5 में मैंने बताया
अनुसूची 5 में SC ST के बारे में बताया गया, यानी कि अनुसूची 5 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़ा बात करता है, यानी कि इनके प्रशासन के बारे में, इनके नियंत्रण के बारे में इस अनुसूची में हम लोग को बात करना है, जिसका संबंध आप अनुसूची में पढ़ रहे हो तो अनुसूची 5 है। अगर पूछा जाए कि इसका संबंध किस आर्टिकल से है तो आर्टिकल 244 से इसका संबंध है, ऐसा एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे अनुसूची 6 के बारे में। तो अनुसूची 6 में क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेट, यानी जनजातीय आधार पर विशेष राज्य का दर्जा। ये हमारे कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर जनजातीय आधार पर कुछ विशेष दर्जा दिया गया। किस आधार पर दिया गया, ये अभी काफी पिछड़े हैं। ये जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं जो पर्वतों पर निवास करते हैं, पहाड़ों पर निवास करते हैं, जंगलों पर निवास करते हैं, जहां पर बहुत सारी मूलभूत आवश्यकताएं और सुविधाएं पहुंच नहीं पाई हैं। इसलिए सरकार कहती है कि इनके उत्थान के लिए इन्हें कुछ छूट देना चाहिए, जिसकी चर्चा अनुसूची 6 में की गई है। जैसा कि मैं बता दूं कि अभी बीपीएससी के एग्जामिनेशन में अनुसूची 5 से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो अनुसूची 6 में कुल 4 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? अगर आपको मैप का थोड़ा सा नॉलेज हो तो यहां पर आपको देखो मिजोरम है, यहां पे त्रिपुरा है, यहां पर मेघालय है और यहां पर असम है। 7 सिस्टर से मैं बात कर रहा हूं। अगर मैप का नॉलेज है तो यहां पर मिजोरम है, यहां पर त्रिपुरा है, यहां पर मेघालय है और यहां पर असम है। ऐसा तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि इन 4 राज्यों को मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। जब एग्जाम में पूछता है ना तो आप मिजोरम और मणिपुर में गड़बड़ा जाओगे, इसलिए याद रखना मिजोरम। कौन जोड़ेगा? मिजोरम, मिजोरम। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि ये विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। अनुसूची के साथ कुछ अनुच्छेद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उन पर भी चर्चा करें। यानी कि अनुसूचित यहां पर जनजाति के प्रशासन के बारे में आपको आर्टिकल 244(2) और अनुच्छेद 275(1) में देखने को मिलता है। अगले स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग देखेंगे अनुसूची 7। अनुसूची 7 कह लो या 8 कह लो, एग्जाम में पूछता है। 7 में सूची, 8 में भाषा, 9 में एक्ट, 10 में दल बदल, 11 में गांव वाले, 12 में शहर वाले। ऐसे चुटकियों के साथ आप 12 अनुसूची बता सकते हो। आइए 7वीं अनुसूची में क्या कहता है। 7वीं अनुसूची में यहां पर कहता है कि 7वीं अनुसूची में क्या है, सूची है। 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया, क्या है, सूची है। आइए हम लोग यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा स्लाइड को हम लोग यहां पर बात करेंगे। 7वीं अनुसूची में क्या है, सूची है। तो हम लोग तो पढ़ के गए कि 7वीं अनुसूची में भैया सूची है, लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है। बच्चा परेशान हो गया, ये तो हम पढ़वे नहीं की है। ए भैया 7वीं अनुसूची में जो सूची है उसमें यही कहता है कि मैं केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों को क्या कर रहा हूं, बांट रहा हूं। यानी कि सूचियों को यहां पर शक्ति का विभाजन किया गया और शक्ति का विभाजन करते हुए संघ सूची में, राज्य सूची में और समवर्ती सूची में यहां पे क्या कर दिया गया, कुछ जितने भी विषय थे उनको बांट दिया गया। और यहां पर क्या कहता है कि ये संघ सूची, जिसे हम केंद्र कह सकते हैं, संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। यानी कि मैंने यहां पर यह भी लिखवा दिया कि सूची को 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब बात आएगा कि इस संघ सूची पे कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा, विधानमंडल बनाएगा। और समवर्ती सूची पे कानून कौन बनाएगा, ये दोनों मिलकर समवर्ती, यानी कि मिश्रण जैसा है। यानी कि संघ और राज्य मिला दीजिएगा तो समवर्ती होगा, तो इसको भी मिला दीजिए, संसद और विधानमंडल। यानी समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद और विधान मंडल को। अब यहां पर पूछता है कि संघ सूची में मूल संविधान में कितने विषय थे, तो मूल संविधान में 97 विषय थे। वर्तमान में कितने हैं, 100 हैं। देखिए अब बच्चा का लेवल देखिए, एग्जामिनेशन में पूछा कि संघ सूची में विषयों की संख्या में कितने की वृद्धि हो गई। ए भैया ना बताइए कितना के बढ़ गई, 97 से कितना हो गया, 100 हो गया, यानी 3 की वृद्धि हुई। आगे कहता है कि यहां पर हम लोग कहते हैं राज्य सूची में पहले 66 विषय थे और वर्तमान में कितने हैं, 61। यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। फिर से सुनेंगे, यहां पर 5 विषयों को, यानी कि ये 66 था, इनसे से 5 विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। अर्थात यह सवाल एग्जाम में पूछा है कि किस सूची में विषयों की संख्या को घटा दी गई, तो
राज्य सूची में केवल 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राज्य सूची में से 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। अर्थात अब इसमें वहां पे कितने थे? मूल संविधान में इसका कितना चर्चा है? 47 विषय थे, अब 5 जोड़ देंगे, 48, 49, 50, 51, 52, यानी अब कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। और इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि संघ सूची में कौन कौन सा विषय, राज्य सूची में कौन कौन सा, समवर्ती सूची में कौन कौन सा विषय होगा। तो हम लोग फिर से एक बात कर ले कि संघ सूची में 97 से बढ़कर कितना हो गया? 100 हो गया। कितनी की वृद्धि? 3 की। मूल संविधान में यहां 66 था, हो गया कितना? 61, तो 5 की कमी हो गई। एग्जाम में पूछा। आगे कहता है कि यहां पर विषय की संख्या 47 था, अब कितना हो गया? 52 हो गया। यहां पर भी कितने की वृद्धि हो गई? 5 की वृद्धि हो गई। आइए अगले स्लाइड पर हम लोग चलते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इस पर हम लोग थोड़ा विशेष ध्यान देंगे 8वीं अनुसूची के बारे में। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। तो 8वीं अनुसूची में भाषा है, तो सबसे पहला सवाल कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? 14। हम लोग बहुत बार सुने हैं कि 14 भाषा, 14 भाषा, 14 भाषा। तो आज एक बार बात कर ले कि वो 14 भाषा कौन कौन सा है। वर्तमान में कितने भाषा है? 22 है। तो कितना से बढ़ गया? आजकल सवाल ये भी पूछ रहा है कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को संविधान में जोड़ दिया गया। तो आप 14 बोलेंगे तो भी गलत, 22 बोलोगे तो भी गलत। अरे भैया जोड़ा गया कितना? 8। तो मूल संविधान में वो 14 भाषा कौन कौन था? तो यहां पर क्या था? असमिया था, बांग्ला था, गुजराती था, हिंदी था, कन्नड़ था, काश्मीरी था, तमिल था, तेलुगु था, उर्दू था, मलयालम, मराठी, उड़ीसी, पंजाबी और संस्कृत। ऐसे इसका चांस कम है कि एग्जाम में पूछे, पर पूछ सकता है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे कि ये 8 भाषाओं को संविधान में संशोधन के द्वारा मिलाया गया। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये संविधान संशोधन कौन कौन से हैं और ये संविधान संशोधन कब कब हुए और किन किन भाषाओं को मिलाया गया। तो अब हम लोग यहां पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे, तो पहला में हम लोग बोलेंगे कि 21वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे मिलाया गया, तो 21वां संविधान संशोधन हो जाएगा। केवल 21वां, बात को समझिए, यानी कि इन 8 भाषाओं के लिए 3 संविधान संशोधन किए गए। 21वां संविधान संशोधन किया गया, 71वां संविधान संशोधन किया गया और 92वां संविधान संशोधन किया गया। यानी कि 3 ये संविधान संशोधन के द्वारा 8 भाषाओं को मिलाया गया। तो 21वां संविधान संशोधन किया गया, मैंने आपको बताया क्या किया गया। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन बाबू किया गया और एक और किया गया जो है 92वां संविधान संशोधन। अब सवाल आता है कि ये संशोधन कब हुए? तो 21वां संविधान संशोधन हुआ 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में और 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। कहीं कहीं 4 भी आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में 8 भाषाओं को मिलाया गया 3 संविधान के संशोधन द्वारा, 21वां, 71वां और 92वां। और ये कब हुआ? 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ, 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ और 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। और अब प्रश्न होता है कि भाई 14 तो भाषा पहले से था, 15वां भाषा कौन है? इसके बाद और कौन भाषा को मिलाया गया? तो 15वीं भाषा के रूप में बाबू सिंधी को मिलाया गया। किसको मिलाया गया? सिंधी को। इधर आपने 14 भाषा देखा, अब यहां से यहां पे एक बढ़ता जाएगा, तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को मिलाया गया। अब अगला हम लोग को बात करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, नमक। नमक, यानी 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 नमक। तो न से नेपाली, नेपाली, म से मणिपुरी, मणिपुरी, क से न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। यानी कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को 71वां में 3 नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन, देखिए 8 को मिलाया गया ना, तो 3 यहां हो गया, 1 यहां हो गया, 4 बचा कितना? 4। तो यहां जगह नहीं है तो हम लोग इसको ऊपर लिख लेंगे।
तो यहां पर हमने एक ट्रिक बताया इसका, बोर्ड मास। क्या बताए? बोर्ड मास। तो बीओ से बोडो, बीओ से क्या होगा? बोडो, डी से डोगरी, एमए से मैथिली और एस से संथाली। तो हम लोग यहां पे आइए चर्चा कर ही लेते हैं इसके बारे में भी। तो बीओ से क्या होगा? बोडो होगा, बोडो होगा, बीओ से बोडो। डी से बाबू क्या होगा? डी से हमने बताया डोगरी होगा, डोगरी। एमए से क्या होगा? एमए से मैथिली होगा, मैथिली। एमए से मैथिली होगा और एस से क्या होगा? संथाली होगा। एस से अगर हम लोग चर्चा करें क्या होगा? तो संथाली। मैंने क्या कहा कि ये 8वीं अनुसूची जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे चर्चा हम लोग को करना चाहिए। अब एक और प्रश्न है कि ये जो सिंधी भाषा है वो कहां बोली जाती है? तो गुजरात के क्षेत्र में। आपको पता होगा कि पंजाब में सिंध प्रांत आप बात करोगे, पाकिस्तान का सिंध प्रांत बात करोगे, यानी कि बॉर्डर से ये लगा हुआ है। तो जो सिंधी भाषा है वो गुजरात में बोली जाती है। नेपाली कहां बोला जाएगा? सिक्किम के सीमावर्ती क्षेत्रों में। मणिपुरी कहां बोला जाएगा? मणिपुर में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, गोवा में क्या बोला जाता है? कोंकणी। इसको याद रखना, कोंकणी। यानी कि कोंकणी कहां बोला जाता है? गोवा में। गोवा में बोले जाने वाली भाषा क्या है? कोंकणी। बोर्ड मास में हमने बताया बोडो। तो बोडो कहां बोला जाएगा? असम में। कलर ग्रीन है तो मैं इसको ग्रीन कोड कर देता हूं, असम में। उसके बाद मैंने बताया डोगरी। तो डोगरी कहां बोला जाएगा? जम्मू कश्मीर में। मैथिली कहां बोला जाता है? बिहार में नहीं, अपने बिहार में, है ना, अपने बिहार में। और संथाली कहां बोला जाता है? ये देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे जनजातीय भाषा संथाली झारखंड और उड़ीसा में बोली जाती है। इसी के साथ आपने 8वीं अनुसूची को भी कंप्लीट कर लिया। और अब हम लोग देखेंगे कि हमारे संविधान में किस प्रकार से इनको जोड़ा गया। 9वीं 10वीं 11वीं इनको क्या किया गया? जोड़ा गया। तो कहता है मूल संविधान में 8, कहता है मूल संविधान में, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, परंतु वर्तमान में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ते हुए यहां पर इसकी संख्या अब कितनी हो गई? 12 हो गई। तो अब हम लोग को देखना है कि किसे कब जोड़ा गया, केवल संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और विषय क्या रहे। आइए चर्चा करते हैं, फिर उसका डिटेल भी हम लोग कर लेंगे, है ना। तो कहता है 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो कहता है कि पहले संविधान संशोधन द्वारा, पहले संविधान संशोधन देखिए, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन, पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची के लिए केवल संविधान संशोधन हुआ तो 52वां संविधान संशोधन, केवल बाबू 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची के लिए 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। अगर पूछता है तो 9वीं के लिए पहला, अब प्रश्न आएगा कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो यहां पर एक स्लाइड और लेंगे कि 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। कहीं 93 भी देता है, 92 आपको लेकर चलना है। और 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। यानी कि 9वीं को पहले संविधान संशोधन 1951, 10वीं को 52वां 1985, 11वीं को 73वां 1992 और 74वां 1992। अब कहता है विषय में क्या थे? तो मैंने इसमें कहा अधिग्रहण का विषय था बाबू। क्या चीज? अधिग्रहण। आगे हम लोग चर्चा करेंगे, अधिग्रहण का विषय था। आगे कहता है 10वीं अनुसूची में, 10वीं में दल बदल, मैंने बताया दल बदल अधिनियम क्या है, आगे चर्चा करते हैं। 11वीं में मैंने बोला 11 में गांव वाले और 12 में शहर वाले, यानी कि ग्राम पंचायत। और 12वीं में क्या है? नगर निगम नगर पालिका, नगर निगम या नगर पालिका की चर्चा हम लोग को करना है। तो विषय तो मैंने पहले भी बता रखा है, हम लोग यहां संशोधन देखे और कब हुआ यह देखे। आइए 9वीं अनुसूची पे चर्चा करते हैं। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन के बारे में कहा गया। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा जमींदार वर्गों के हाथ में था, जिसे उनसे लेकर
कृषकों के हाथ में बांटना था। परंतु यह बंटवारा जब सरकार ने किया तो वो जमींदार वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है और इसे कोई मुझसे छीन सकता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें वैध ठहराया। और यहां पर तब जाकर सरकार को क्या करना पड़ा, संविधान का संशोधन करते हुए पहले संविधान संशोधन के तहत 1991 में, उस समय नेहरू जी की सरकार थी, जिसे जोड़ा गया और अधिग्रहण का मामला इसमें सामने आया। और फिर सरकार ने कहा कि इस अधिग्रहण के मामले में जो भी विषय होंगे उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया जा सकता, यानी कि उसके लिए न्यायिक पूर्वालोकन, न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। तो यह कहीं ना कहीं एक पावर का मिसयूज रहा, इससे पावर का मिसयूज हो रहा था। इसलिए क्योंकि सरकार को जो बात नहीं माननी होती थी वो 9वीं अनुसूची में डाल देता था लोग, जिसके चलते कोई उस पर क्लेम नहीं कर सकता था, क्योंकि 9वीं अनुसूची में न्यायिक समीक्षा होगी नहीं। इसीलिए हम लोग बात करेंगे केशवानंद भारत संघ 1973 का जब अधिनियम आया तो उसके बाद कहा गया कि 9वीं अनुसूची में भी शामिल अधिनियमों पर न्यायिक समीक्षा होगी। तो यहां पर लिखा है कि उस समय इस सूची में शामिल किसी भी विषय पर न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जाती थी। कब? 1973 से पहले, क्योंकि 1973 के बाद केशवानंद भारती मामले के बाद न्यायिक समीक्षा का प्रावधान हुआ। यानी कि आज अगर कुछ विषय इस पर रखे हैं तो उस पर न्यायिक समीक्षा की जाएगी। तो कहता है कि 9वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है बाबू? तो विषयों की संख्या 284 है। 9वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है? 284। इसी तरह धीरे धीरे हम लोग टॉपिक को खत्म करते जा रहे हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं अगले स्लाइड की ओर आगे हम लोग बात करेंगे। आइए अब हम लोग बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। तो 10वीं अनुसूची में 52वां संविधान संशोधन 1925 के द्वारा इसे जोड़ा गया तथा संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्यों का दल बदल को अयोग्य ठहराया गया। यानी कि सरकार इतना पैसा लगाकर चुनाव कराती है और चुनाव के बाद आप अगर दल बदल लेते हैं तो आपको यह अयोग्य ठहराया गया। इसमें बहुत सारी मदों को जोड़ा गया जिस पर चर्चा हम लोग करेंगे। आगे हम लोग यहां पर देखते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए सरकार ने चुनाव करवाया, चुनाव जीत गया लोग, अगला विपक्ष आपको लालच देकर तुरंत क्या करता है, दल बदलने के लिए कहता है और पैसे के लालच में पैसा कर लेते हैं, तो आपको अयोग्य ठहराया गया। केवी अनुसूची के तहत, 10वीं अनुसूची के तहत। 11वीं अनुसूची पर हम लोग चर्चा करते हैं तो 73वां संविधान संशोधन 1900 द्वारा पंचायती राज शक्तियां और उत्तरदायित्व, यानी कि इसमें पंचायत राज की शक्ति एवं उत्तरदायित्व के बारे में बात कहा गया। तो आपसे क्या पूछेगा कि 11वीं अनुसूची को केवल संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया? अब यहां से सवाल देखिए क्या पूछा हुआ है कि इसमें विषय कितने हैं? 29। यानी कि 11वीं अनुसूची में विषयों की संख्या कितनी है? 29। और यह भाग 9 में है। किसमें है? मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पंचायत कई बार भइल, 9 बार भइल। तो 9 में क्या था? पंचायत था, और 9 के ए में क्या था? नगर पालिका था। तो यहां पर पूछता है कि 11वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? तो भैया 29 विषय है। अब भाग कौन सा होगा? 9वां भाग होगा। 11 कहता है 12वीं अनुसूची के बारे में, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिका की शक्ति और प्राधिकरण और जिम्मेदारी को इसमें जोड़ा गया। और इसमें विषय यानी कि 12वीं अनुसूची में विषय कितने हैं? तो 18। और भाग कितना होगा? 9 का ए। 9 का ए। यानी आज एक ही वीडियो में हम लोगों ने अनुसूची, संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूची जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, उसको एक ही वीडियो में समाप्त करने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करें और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।